इस लेक्चर में हम लोग ट्रेडमार्क्स को देखेंगे। तो ट्रेडमार्क आखिर होता क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम और सिंबल और देयर कॉम्बिनेशन, यानी इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वर्ड, नेम और सिंबल का, ठीक है, दैट लेट्स अस आइडेंटिफाई द गुड्स मेड बाय एन इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। अब इसको अच्छे से समझो, देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई को मैंने रेड कर रखा है, राइट। अब इसके पीछे कारण है, यानी ट्रेडमार्क का जो पहला, जो या कह लो सबसे बड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये वर्ड है आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आप कह सकते हो कि सपोज कोई आदमी है, वो क्या करता है, मार्केट जाता है, ठीक है। अब उसको सपोज ये फोन लेना है, ठीक है। अब ये आईफोन है और सिंग, अब उसको आईफोन ही लेना है, ठीक है। तो वो सबसे पहले अगर उसको कोई फोन दिखाता है, तो वो कैसे पहचानेगा कि कौन सा आईफोन है, तो जनरली वो सिंबल से पहचान लेगा, राइट, कि वो हाँ ये प्रोडक्ट एप्पल का है, ठीक है। इसी तरह लैपटॉप भी लेना था तो उसमें भी देख सकते हैं कि हाँ ये लैपटॉप जो है वो एप्पल का है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन उसको कहाँ से मिल रहा है, वो उसको इस सिंबल से मिल रहा है, राइट, उसको इस लोगो से मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क का जो प्राइमरी फोकस है, ट्रेडमार्क का कह लो जो सबसे बड़ा जो मेन काम है, वो इस आइडेंटिफिकेशन पे है कि वो अगर उसको आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाओ मार्केट में, तो उसके पास कह सकते हो उसको ये एडवांटेज होना चाहिए इस लोगों को देख के या कोई भी चीज को, वो इस ट्रेडमार्क को देख के उसको पता चलना चाहिए कि हाँ जो मैं प्रोडक्ट खोज रहा हूँ वो यही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि आइडेंटिफाई द गुड्स मेड बाई एन इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। अब जैसे आप कोई बुक खरीदना चाहते हो, आपको उसके ऑथर का नाम पता है, ठीक, आपको उसके ऑथर का नाम पता है कि हाँ मुझे इसी ऑथर की बुक चाहिए। अब आपको आप शॉप पे गए, राइट। अब आपने उससे कहा कि आप मुझे बुक दिखाओ, ठीक है। तो अगर वो आपको सपोज 10 बुक देता है, ठीक है, तो आपको उसमें से पता होना चाहिए कि इस ऑथर की बुक कौन सी है। ये अगर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इसमें आपका ट्रेडमार्क मदद कर सकता है। आपको या कह लो आपको प्रकाशन पता है, आपको पब्लिकेशन पता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यही है कि अगर आपको भीड़ में से कुछ पहचानना हो, आपको अपने काम का सामान, ठीक है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल बनाता हो, कोई कंपनी बनाता हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता हो, ठीक है, तो उसको पहचानने में आपका ट्रेडमार्क ही मदद करेगा, ठीक है। ये इसका प्राइमरी काम है। और वो क्या हो सकता है, वो कोई शब्द हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, या सिंबल हो सकता है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये एक सिंबल है इसमें, लेकिन नाम भी है सैमसंग। इसी तरह यहाँ पे एक ये एप्पल का लोगो है और फिर आईफोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत बार टैगलाइन भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, टू डिफरेंशिएट गुड्स ऑफ वन कंपनी फ्रॉम द अदर, एक कंपनी से दूसरे कंपनी के सामान के बीच में अंतर कर सको, यही इसका प्राइमरी काम है ट्रेडमार्क। अब कुछ इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। अब ये देखो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। अब ट्रेडमार्क का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये क्या कंपनी का रेपुटेशन बताता है, ठीक है। एक कंपनी का गुडविल भी बताता है कि कंपनी ने जितने सालों में कमाया है अपने कस्टमर्स के थ्रू, ठीक है। फिर कंपनी का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट देता है, कंपनी क्या बनाती है, गाड़ी बनाती है या कह लो डिओड्रेंट बनाती है, कोई भी सामान बनाती है, ठीक है, वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, कोई क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, सारा आपको इससे पता चल सकता है। फिर डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स कंपीटिटर, ये तो सबसे मेन है, ठीक है। ये तो ट्रेडमार्क का सबसे प्राइमरी वर्क यही है। तो ये इसके कंपटीटर से इसका प्रोडक्ट अंतर कर सके, इसमें ट्रेडमार्क आपको मदद करेगा। अब जैसे ये लोगो है टाटा है, तो ये इतना सारा काम करता है, ठीक है। इससे आपको कंपनी के रेपुटेशन का पता चलता है, ठीक है। इससे कंपनी का गुडविल पता चलता है, आपको कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, ठीक है। ये सिर्फ लोगों से इतना नहीं पता चलता, ठीक है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग ही जाता है कि हाँ टाटा किस टाइप का सामान बनाता है, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स कंपटीटर, ठीक है। अब ये लोगो है, अब कोई और कह लो, आप जैसे टाटा जनरली मोटर्स में जैसे गाड़ी बनाता है, कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा का कोई गाड़ी है, तो उसका लोगो और इसके लोगो में अंतर से साफ पता चलेगा हाँ ये टाटा का गाड़ी है और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, ठीक है। अब जनरली ट्रेडमार्क्स हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, पहला है कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मतलब बस इतना सा है कि जब ट्रेडमार्क पे शुरू में बहस हो रहा था या शुरू में डिस्कशन हो रहा था कि किसको ट्रेडमार्क माना जाए किसको नहीं माना जाए, तो उस समय इन पे कंसिडरेशन हुआ था, वर्ड्स पे, कलर कॉम्बिनेशन पे, लोगोस, लेबल, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कि सामान धीरे धीरे कह लो जैसे से वर्ल्ड इवॉल्व हुआ, उस तरह कुछ और भी नए नए चीज आने लगे, तो उनको भी ट्रेडमार्क माना जाने लगा, जैसे साउंड मार्क, डायनेमिक मार्क, फिर स्मेल और टेस्ट को भी कुछ पार्ट में माना था, लेकिन इसको इंडिया में नहीं माना था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में स्मेल और टेस्ट को ट्रेडमार्क के अंदर नहीं में रखते हैं, ठीक है। तो सारे चीज जो बाद में धीरे धीरे ऐड होते गए उनको नॉन कन्वेंशनल मानते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशनल तो है ही नहीं, कन्वेंशनल तो ये सारे चीज है, ठीक है। अब जो इंडिया में ट्रेडमार्क है उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 ये गवर्न करता है ट्रेडमार्क्स को।
ठीक है। इसमें कुछ रिसेंट में रिफॉर्म्स भी थे 2017 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंप्लीफाई किया गया था थोड़ा बहुत, और ई फाइलिंग को प्रमोट किया गया था। लेकिन जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि साउंड मार्क और 3D मार्क्स, इसको ट्रेडमार्क की तरफ इंडिया में भी रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, ठीक है। और इसमें एक और था कि उन्होंने सेपरेट फी स्ट्रक्चर कर दिया इंडिविजुअल के लिए, स्टार्टअप के लिए, स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी आके आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहे, ठीक है, और कोई छोटी कंपनी जाके, ऑब्वियस सी बात है, इनके पास फाइनेंशियल मसल ज्यादा है, राइट, इनके पास पैसा ज्यादा है जो बड़ी कंपनियां हैं, तो इनसे ज्यादा चार्ज कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन इनसे तो ज्यादा चार्ज करेगी तो ये डिस्करेजमेंट हो गया तुरंत, राइट। तो इनके लिए जनरली कम चार्ज गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना है कि साउंड मार्क्स एंड 3D मार्क्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रेडमार्क। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये है कि डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, अब ये एक टर्म है, ये एक कीवर्ड है कह लो, ये ट्रेडमार्क के सेंस में बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कहता है कि इसमें डिसेप्टिव सिमिलैरिटी एक वर्ड है जो बताता है कि फोनेटिक, स्ट्रक्चरल और विजुअल सिमिलैरिटी टू अवॉइड डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम इट्स कंपटीटर, इट इज बैंड अंडर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। अब ये कह रहा है कि कोई एक कंपनी है वेल नोन, जैसे अब टाटा का ही मैंने आपको एग्जांपल बताया, या हाँ सब कोई टाटा ही ले लो। अब क्या एक दूसरा कंपनी आता है, वो क्या करता है, इसका जिस टाइप का लोगो है इससे कुछ मिलता जुलता ही लोगो वो बना लेता है, ठीक है। और उसमें क्या कह सकते हो, स्लाइड चेंज करता है, कलर चेंज कर देता है, या थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, लेकिन वो लोगो देखने से क्या होगा कि जो कस्टमर है, जो जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब जो एवरेज कस्टमर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो इस लोगो को देख के ये समझे कि हाँ यार ये जो सामान मैं लेने जा रहा हूँ ये तो टाटा का ही है, वो इसको टाटा समझ ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक कस्टमर तो ट्रिक हो गया, राइट, एक इस कस्टमर के साथ तो धोखा हो गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, ये धोखा देने वाला समानता है, ये ऐसा सिमिलैरिटी है जिससे कि एक एंड कस्टमर को धोखा में हो जाए। तो ये किस तरीके से होता है, फोनेटिक यानी कि कुछ शब्द में है, ठीक है, स्ट्रक्चरल यानी कुछ कह सकते हो कोई ऐसा, जैसे लोगों का ही है, उसका कुछ डिजाइन ऐसा चेंज किया कि वो थोड़ा बहुत तो चेंज है लेकिन लगभग सेम ही है, ठीक है। फिर है विजुअल, कुछ देखने में ऐसा हो कि लगे कि सिमिलर टाइप का ये, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है जो कंपनी करना चाहती है वो ये है कि वो अवॉइड करना चाहती है कि डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम इट्स कंपटीटर, ठीक है। मतलब कि अब जैसे टाटा, ये जो कंपनी थी, नई जो कंपनी थी, वो टाटा का जब कॉपी किया उसने, तो उसका इंटेंशन क्या था यहाँ पे, उसका इंटेंशन ये था कि मैं जो लोगो बना रहा हूँ उसको देख के कस्टमर को लगे हाँ ये तो टाटा का ही सामान है, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या हुआ कि वो डिस्टिंग्विश करने से बचना चाह रही है, वो एक फेमस कंपनी का यूज करना चाह रही है, एक तरह से कह लो वो एक तरह से धोखा कर रही है कस्टमर को कि हाँ ये सामान जो है इस फेमस कंपनी का है, ठीक है, ताकि उसको कुछ मोनेटरी एडवांटेज हो, ठीक है, उसका सामान ज्यादा बिके। तो इसीलिए क्या हुआ कि इस पे बैन रख कर दिया गया है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के अंडर, क्योंकि ऑब्वियस बात ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये इसको नहीं करेंगे तो काफी धोखा हो सकता है, राइट। तो इसको ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के अंदर बैन किया गया। अब इसका एक बहुत ही फेमस केस स्टडी है, ठीक है, और भी बहुत सारे केस स्टडी, मैंने सिर्फ एक चुना है। जैसे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, पता है कि बहुत सारी कंपनियां इसकी, जैसे टेक महिंद्रा भी इसके अंदर आता है, लेकिन इसका जो फेमस है वो गाड़ी के लिए, राइट, ऑटोमोबाइल के लिए। अब क्या हुआ कि 2001 में एक दूसरी कंपनी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड। अब ये पेपर बनाती थी, ठीक है। अब ये पेपर जो बनाती थी, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास बहुत सारी कंपनियां, लेकिन इसमें से एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पेपर बनाती थी, ठीक है, उस टाइम 2001 में। अभी भी शायद नहीं बनाती है, लेकिन इन तो आप कह सकते हो कि इनका दोनों का बिजनेस तो हो गया, अलग हो गया, ठीक है, दोनों का बिजनेस डोमेन तो अलग है, ठीक है, एक पेपर बना रही है, दूसरा मेनली गाड़ी के लिए फेमस है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब महिंद्रा एंड महिंद्रा को पता चला कि ये एक कंपनी है जो इस टाइप का कुछ कर रही है, तो उसने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि ये डिसेप्टिव सिमिलैरिटी कर रहा है और हमारे कस्टमर के साथ धोखा हो सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के फेवर में रूलिंग दी। उसने कहा कि हाँ ये एक तरह से ट्रिक है, ठीक है कि आपका बिजनेस अलग है आप दोनों का, लेकिन आपका ट्रेडमार्क या जो ट्रेड नेम है आपका, जो दोनों का आपके नाम के बीच में सिमिलैरिटी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी सिमिलर है, राइट, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो भले ही आपका बिजनेस डोमेन अलग है, लेकिन फिर भी एक कस्टमर के साथ धोखा हो सकता है और आप इसका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया कि इसके फेवर में रूलिंग दी और कहा कि नहीं आपको ये नाम यूज करना बंद करना होगा, ठीक है। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कंपनी कैन नॉट बी अलाउड टू यूज अ सिमिलर नेम टू अनदर बिकॉज इट मे कॉज इंजूरी टू अनदर पर्सन। ऑब्वियस बात है, इसमें इनको जैसे इस महिंद्रा एंड महिंद्रा को जो कि 50 साल से उस टाइम बिजनेस कर रही थी, इनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है, कुछ कस्टमर्स हो सकता है इसकी तरफ ट्रिक हो जाए, ठीक है, और यानी इनको कुछ नुकसान तो हो ही सकता है इस केस में, ठीक है। तो ये डिसेप्टिव सिमिलैरिटी का एक बहुत ही अच्छा कह सकते हो आप एग्जांपल है, अच्छा केस स्टडी है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में इतनी आ रही है, समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको समझते हैं। ये सारा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे सारे से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी पहला कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क करना को रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है इंडिया में, ठीक है। लेकिन अभी इसका एक एडवांटेज आपको कि एक्सक्लूसिव राइट आपको मिल जाएगा अगर आप रजिस्टर करोगे। अब आप रजिस्टर नहीं करते हो तो क्या होगा कि आप दूसरा कोई कॉपी कर सकता है आपका, ठीक है। तो उस केस में आप फिर क्या करोगे, तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप यूज कर सको, एक्सक्लूसिव राइट आपके पास हो, तो आपको रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको रजिस्टर कहाँ कर सकते हो, इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्टरिंग कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, आप जैसे ये आपने देखा होगा आर इस टाइप का सिंबल, राइट, या इस टाइप का, या टीएम लिखा हुआ, ठीक है। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है वो इस आर से होता है। इस आर के कहने का मतलब कि ये जो ट्रेडमार्क है मेरा वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये ट्रेडमार्क है जो मेरा रजिस्टर्ड हो चुका है। अब वैलिडिटी कितना होता है, अब जनरली ये रीजन टू रीजन वेरी करता है, लेकिन यूजुअली जो होता है वो 10 साल का होता है, ठीक है, 10 ईयर्स का होता है, ठीक है। इंडिया में भी ये 10 ईयर्स वैलिड है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये ध्यान रखना आप, ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से वैलिड होता है, विच में बी रिन्यूड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड फीस। आप चाहो तो इसको 10 साल के बाद फिर से रिन्यू करा सकते हो, लेकिन कुछ आपको फीस पे करना होगा फिर से। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से होता है 10 साल, ना कि जिस दिन उसको ग्रांट किया कि हाँ चलो अब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है तो इस दिन से 10 साल काउंट होगा, नहीं, जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था उस दिन से ही होगा, ठीक। ठीक है, तो ट्रेडमार्क हम लोग देख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इज गवर्न्ड बाय व्हिच लॉ, इन इंडिया की बात कर रहे हैं। ट्रेडमार्क एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 2013, ट्रेडमार्क एक्ट 2017, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब देखो ये 1970 वाला पेटेंट था, ठीक है, पेटेंट एक्ट, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। ट्रेडमार्क जो एक्ट है वो 1999 में ही था, ये सारे गलत हैं, ठीक है, तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडमार्क इन इंडिया, लोगो, स्मेल और टेस्ट, 3D मार्क, साउंड मार्क। देखो 3D मार्क और साउंड मार्क 2017 में आ गया था, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक। स्मेल और टेस्ट को नहीं करते हैं, ये भी ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इंडिया में स्मेल और टेस्ट को रिकॉग्नाइज किया था, इंडिया वर्ल्ड में एक्चुअली बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां इनको रिकॉग्नाइज किया था ट्रेडमार्क की जगह, लेकिन ट्रेडमार्क की तरह, लेकिन इंडिया में नहीं किया था, ठीक है। लोगों तो ऑब्वियस ही बातें करते ही हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा, स्मेल और ट्रेड को नहीं करते। अब बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया। ट्रेडमार्क यूजुअली लास्ट फॉर 10 years in India, trademarks are valid for 10 years from the date of grant of trademark. D, sound marks and 3D marks are recognized as trademark। देखो ये आपको ध्यान से देखना होगा, नहीं तो ऐसे आपको लगेगा कि सारे सही हैं, ठीक है। पहला एक रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया, ऑब्वियस बात है, 1999 के ट्रेडमार्क एक्ट के तहत रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये पहला तो ट्रू है, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता। दूसरा ट्रेडमार्क यूजुअली लास्ट फॉर 10 years, ये भी सही है, 10 साल के लिए होता है जनरली। तीसरा, इन इंडिया ट्रेडमार्क्स आर वैलिड फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ ट्रेडमार्क। देखो ये गलत है, ध्यान से देखो, 10 साल के लिए होता है, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ना कि उस दिन से जिस दिन की उसको ग्रांट हुआ है, ठीक है, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया उसी दिन से होगा, तो आपका सी ही होगा जिसमें होगा फॉल्स होगा, ठीक है। डी, साउंड मार्क्स एंड 3D मार्क्स, ये सही है, साउंड मार्क और 3D मार्क को करते हैं, 2017 में जोड़ दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। डिसेप्टिव सिमिलैरिटी इंक्लूड्स फोनेटिक, स्ट्रक्चरल, विजुअल, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात इसमें सारे होंगे, चाहे आप फोनेटिक में धोखा देने की कोशिश करो, स्ट्रक्चरल करो, ठीक है, या विजुअल करो, ठीक है, ये सारे डिसेप्टिव सिमिलैरिटी ही माने जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में लोग कॉपीराइट्स देखेंगे, ठीक है, सारे लेक्चर ऐसे छोटे छोटे होंगे, ठीक है। थैंक यू।